अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कुछ डीरेंजमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस के मतलब। होम्योस्टेसिस बेसिकली है क्या? दिस इज अ मैकेनिज्म बाय विच द कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इज मेंटेन एंड इंश्योर्ड। अब इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? क्लॉड बर्नार्ड ने 1949 में ये सबसे पहले टर्म जो है वो बताई थी, इंटरनल एनवायरनमेंट, और मिलियो इंटीरियर ये फ्रेंच है लफज। इसका मतलब ये है कि स्टेट ऑफ द बॉडी जिसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड और जो प्लाज्मा है वो इकट्ठे जो है वो मेंटेन रखते हैं इंटेग्रिटी इंटरनल एनवायरनमेंट की। होम्योस्टेसिस का मकसद जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये है कि जो बैलेंस है न्यूट्रिएंट्स का वो क्रॉस द एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर स्पेस जो है ना वो ये रखना है। अच्छा, अगर आप देखें तो इंटरनल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें मिनरल्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा आपके पास दो फ्लूइड्स हैं, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है दैट इज मेकिंग अप ऑफ 33%। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में तीन कंपार्टमेंट्स आ जाते हैं फिर, जिसमें प्लाज्मा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो कि विद इन सेल्स है, और फिर कुछ जो है फ्लूइड जो है वो जो है एडिमेटस फ्लूइड की साइड पे क्यूमुलेट हो जाता है, दैट कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट 10%। और सारे फ्लूइड्स जो हैं उनमें जो है इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो और फैट्स हो, उनकी मुनासिब मकदार जो है ना वो मौजूद। तो ये एक स्केच है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का और इंटरनल इन्वायरमेंट का। इंटरनल इन्वायरमेंट बड़ा कंटेन्ड इन्वायरमेंट है, और जो आपका स्किन है दैट एक्चुअली सेव यू फ्रॉम इन्फ्लुएंसेस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और यूरोजेनिटल सिस्टम विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी है, योर इंटेस्टाइनल सिस्टम्स भी हैं जो कि आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं मेंटेन करने में बॉडी का होम्योस्टेसिस। अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के? इंटरनल एनवायरनमेंट में जिस तरह आप लोगों को पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो वाटर है। अडल्ट मेल में ऑलमोस्ट 50 से 70% जो है, एवरेज अगर आप लेते हैं 60% जो बॉडी वेट है दैट इज कम्पोज ऑफ वाटर। अबाउट 10% और लेस जो है वो अडल्ट फीमेल्स में होता है। जो टोटल बॉडी वाटर है दो मेन कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक को इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट कहते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट कहते हैं। जैसे बात है इंट्रासेलुलर फ्लूइड का मतलब है कि जो सेल के अंदर है, इंडिविजुअल सेल के अंदर है, उसको आप कंस्टिट्यूट करते हैं तो वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड बनता है। एक्स्ट्रा सेलुलर वो बेशक इंटरस्टिशियल स्पेसिस में जो सेल्स के दरमियान में है। इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर हो। मीजनकाइमल टिश्यूज हैं जिस तरह कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज, बोन है, उसके अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है दैट इज आल्सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसके अलावा ट्रांससेलुलर फ्लूइड है जो सिक्रीशंस ऑफ द बॉडी की वजह से होता है, जिसमें स्किन है, स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर जो होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर जो म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है। इसके अलावा पेंक्रियाटिक फ्लूइड है, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस हैं, लिवर बाइली ट्रैक के बाइल है, किडनीज में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा गुनैट्स में है थायराइड, लैक्रिमल ग्लैंड, इसमें सारा जो है वो ट्रांससेलुलर फ्लूइड है। तो अब आप ये देखें कि जो फ्लूइड है इसको ब्लड प्लाज्मा 5% है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो है वो 27%, इंटरसेलुलर 33%, और बाकी सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट जो है, इलेक्ट्रोलाइट्स और फॉस्फेट प्रोटीन्स जो हैं ये भी मौजूद हैं आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो भी दो कंपार्टमेंट्स में, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर है। अब इसमें जो याद रखने वाले ये हैं कि जो इंट्रा सेलुलर के जो मेजर जो कैटाइंस हैं वो पोटाशियम और मैग्नीशियम है, और जो एनाइंस हैं वो फॉस्फेट और प्रोटीन्स हैं। इसका मतलब है इंट्रा सेलुलरली जो पोटाशियम और मैग्नीशियम वो ज़्यादा होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो कैटाइंस हैं वो सोडियम है, और जो एनाइंस है क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। इट मीन्स कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम जो है वो ज़्यादा मौजूद है। इसके अलावा और भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जिंक है, मैग्नीशियम है, जो कि मौजूद होते हैं। अच्छा, अब नॉर्मल वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की बात कर देते हैं। तो बैलेंस है एक, जिसे गिब्स डोनन इक्विलिब्रियम कहते हैं। एवरेज जो वाटर जो इनटेक है दैट इज 2.8 लीटर्स पर डे, या 2800 ml आप कहें।
अच्छा, अब क्योंकि बैलेंस रखा गया है तो वाटर इतना जो है वो एलिमिनेट भी होता है। किडनीज के थ्रू जो है यूरिन में ऑलमोस्ट 1500 ml पर डे लॉस होता है। स्किन और इनसेंसिबल लॉसेस जो हैं, जो स्वेट के ज़रिए भी जा रहे हैं, तो दैट कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट 800%। इन सेंसिबल में आप जो है फीवर भी आ जाता है, हाई टेम्परेचर्स भी इसके अलावा आ जाते हैं, हाइपरथर्मिया है, एक्सरसाइज है, उसके ज़रिए 800 जाता है ml पर डे। इस तरह लंग्स के ज़रिए जो एक्सेल्ड एयर में 400 ml पर डे, फीसिस में और लैक्रिमल नेजल ओरल और सेक्शुअल एंड मेमरी जो सिक्रीशन है उसमें ऑलमोस्ट 100 ml पर डे जो है वो वाटर लूज होता है। दैट totally constitute almost a little bit less than 2800 ml जो कि हम इनटेक कर रहे हैं वाटर की, क्योंकि बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो बॉडी में एडिमेटस कंडीशन हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, वो एडिमा बेसिकली ट्रांसुडेट भी हो सकता है और एक्सुडेट। किप्सडोनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, उसमें ये कि सेल वॉल जो है और एपिथेलियम जो है वॉल्स, ये दोनों इंटायरली परमिएबल होती हैं वाटर के, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स पे जो है ना वो सिलेक्टिव जो है डिफ्यूजन कैपेसिटी देते हैं। कैपली वॉल जो है कम्प्लीटली परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट्स पे एज कम्पेयर टू सेल वॉल के जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल है। ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम जो है दोनों में मेंटेन रखी जाती तो, और ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम जो है वो बेसिकली पैसेज ऑफ वाटर है फ्रॉम और इनटू द इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट। दोनों डिवीजन्स जो हैं ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की प्लाज्मा हो या इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो, इनको एपिथेलियल जो वॉल है वो सेपरेट रखती है। मेजर जो डिफरेंस है इन दोनों में डिवीजन्स में एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की, उसमें ये कि प्लाज्मा में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड के, जो कि प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर बनाता है। वो अब हम आगे पढ़ते हैं। इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस है। एसिड बेस बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिस जो एज अ बफर सिस्टम यूज होता है, जिसमें बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है। इसके अलावा प्रोटीन बफरिंग है, हीमोग्लोबिन आल्सो एक्ट एज अ बफरिंग सिस्टम, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज है जो रेड ब्लड सेल्स में। बफर सिस्टम का काम यह है कि इंटरनल एनवायरनमेंट की जो पीएच है उसको मेंटेन रखना होता है। इसके अलावा हमारे पास एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए पल्मोनरी सिस्टम है, जिसमें रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है और ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करते हैं। रीनल सिस्टम एक और इम्पॉर्टेंट सिस्टम है एसिड बेस बैलेंस को रखने के लिए। हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन की जाती है बाय कंबाइनिंग इट विद फॉस्फेट्स, और फॉस्फोरिक एसिड बनता है। आइदर इट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया आयंस व्हेन इट कंबाइन विद अमोनिया, और फिर या कार्बोनिक एसिड की शक्ल में इसको निकाला जाता है जब ये बाइकार्बोनेट आयंस के साथ ये कंबाइन करता है। तो एसिड बेस बैलेंस जो है पीएच मेंटेन रखने के लिए यूटिलाइजेस बफर सिस्टम, पल्मोनरी मैकेनिज्म्स एंड रीनल मैकेनिज्म्स टू मेक पीएच एज क्लोज टू न्यूट्रल। ये कुछ सिस्टम्स हैं आपके जिसमें पीएच जो है वो ज़्यादा होती कम होती है, और किसी में कुछ अल्कलाइन होती है जिसमें ज़्यादा होती है। कम वाले में आपको पता है कि जो स्टमक में एसिड है वो पीएच को जो है वो बहुत कम कर लेता है एज कम्पेयर टू 7.4, इट गेट्स वेल बिलो 5। अच्छा, अब बात हो जी कुछ प्रेशर ग्रेडियंट्स की और फ्लूइड एक्सचेंजेस की। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो नॉर्मल फ्लूइड प्रेशर्स है। ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं और प्रोटीन्स भी हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, और जो प्रोटीन्स की वजह से जो प्रेशर मेंटेन हो रहा है दैट इज कॉल्ड कॉलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, या इसको इजीली हम ऑनकोटिक प्रेशर कहते हैं, विच इज द प्रेशर ऑफ द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। अब प्रोटीन जो कंटेंट है प्लाज्मा में ऑब्वियसली ज़्यादा होता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कम होता है, तो लिहाजा प्लाज्मा में जो प्रोटीन कंटेंट है वो उसके प्रेशर जो है दैट इज 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ये 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, और ये प्रेशर डिटरमाइन करता है मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स का या मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स का। Effective oncotic pressure जो है इट्स डिफरेंस बिटवीन द oncotic प्रेशर ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जिसमें प्लाज्मा है, और प्लाज्मा और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का जो दूसरा कंपोनेंट है इंटरस्टिशियल, उसका जो डिफरेंस है दैट इज बेसिकली इफेक्टिव oncotic प्रेशर। इसके अलावा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है दिस इज कैपिलरी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जितना ज़्यादा होता है
उसकी जो कैपिलरी में वो कॉन्स्टिट्यूट करता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को। प्रेशर ग्रेडियंट है दोनों एंड्स पे। कैपिलरी का जो आर्टीरियल एंड है उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है 32 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और जो वेनस एंड है उसमें प्रेशर कम होता है, इट्स ऑलमोस्ट 12 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। टिश्यू टेंशन जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, उसमें जो फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर है दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू कैपिलरी प्रेशर के विच इज़ 4 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो लिहाजा हायर प्रेशर से डिफ्यूजन होती है, लोअर प्रेशर की साइड पे जो डिफ्यूजन का रूल है। लिहाजा फ्लूइड एक्सचेंज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लूइड में से इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेसिस में, वहाँ से जो सेल्स हैं वो वहाँ से अपने रिक्वायर्ड जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अटेन करते हैं। एसकीजी प्रोडक्ट्स जो हैं वो वापस आती हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और उसके बाद ये वेनस एंड पे ये फ्लूइड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। इफेक्टिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिस तरह ऑस्मोटिक प्रेशर की बात की, इट्स डिफरेंस बिटवीन कैपिलरी एंड टिश्यू टेंशन। टिश्यू टेंशन मींस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और दिस इज द मेन फोर्स विच एक्चुअली ड्राइव्स फ्लूइड आउट ऑफ द कैपिलरी वॉल इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो कि मैंने बताया। पिक्चर में आप ये देखें कि वेनस एंड पे एच पी मीन्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट इज 32 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और जो वेनस एंड है उस पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 12 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और इसके अगेंस्ट जो ऑस्मोटिक प्रेशर इंटरस्टिशियल फ्लूइड का है वो 8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। जब ये प्रेशर मेंटेन रहते हैं, ये डिफरेंस ये आपको याद रखने हैं, जब ये मेंटेन रहते हैं तो एडिमा या स्वेलिंग या वाटर रिटेंशन नहीं होती इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। और इसमें से जो फ्लूइड थोड़ा बहुत रह जाता है, नॉट ऑल ऑफ द फ्लूइड विच कम्स इनटू इंटरस्टिशियल इज रीअब्सॉर्ब बैक इनटू वेनस एंड, जो बाकी फ्लूइड रह जाता है वो लिम्फेटिक्स के जरिए एब्जॉर्ब हो जाता है। नॉर्मल फ्लूइड एक्सचेंज किस तरह हो रहे हैं? आर्टीरियल एंड पे आप देखते हैं तो उसमें एक बैलेंस है बिटवीन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 32 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब इनका डिफरेंस दें तो 7 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जो है वो डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस है दैट इज बेसिकली द मेन आउटवर्ड ड्राइविंग फोर्स। इसी तरह अगर वेनस एंड पे देखते हैं तो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर तो थ्रू आउट वेनस और आर्टीरियल एंड पे 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी रहता है, लेकिन यहाँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो 12 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। अब इनका जो डिफरेंस है दैट इज 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जो कि इनवर्ड ड्राइविंग फोर्स है, जो कि इंटरस्टिशियल से फ्लूइड को जो है वो वापस लेके आता है, थोड़ा सा फ्लूइड जो है उधर रह जाता है। अच्छा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो याद रखने वाली वो ये है कि जो ऑनकोटिक प्रेशर है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, ठीक है, और जो वहाँ टिश्यू टेंशन है वो निग्लिजिबल रोल प्ले करती हैं मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड आउट ऑफ द कैपिलरी और मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इन टू द कैपिलरी अगेन। सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का है, और प्लाज्मा में जो ऑनकोटिक प्रेशर है उसका रोल सबसे ज्यादा है फ्लूइड एक्सचेंजेस में। डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडी वाटर जो है वो तीन तरह से प्रेजेंट करती है। या तो एडिमा हो सकता है जब फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में इकट्ठा होता है। डिहाइड्रेशन हो सकती है अगर एक्सेसिव लॉस हो रहा है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का। इसके अलावा ओवर हाइड्रेशन भी हो सकती है। कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें ओवर हाइड्रेशन हो जाती है। डायबिटीज़ इंसिपिडस इज वन ऑफ देम, उसमें स्क्रीशन भी उतनी ज़्यादा होती है लेकिन उसमें पानी ज़्यादा पिया जाता है। या समटाइम्स जो है सर्जिकली आप किसी इंजरी की वजह से जो है ओवर ट्रांसफ्यूज कर देते हैं पेशेंट को, दैट इज ओवर हाइड्रेशन। एडीमा की हम बात करते हैं। एडीमा जो है इट्स ग्रीक वर्ड, और इट इज डिफाइंड एज एन एब्नॉर्मल एन एक्सेसिव accumulation of free fluid in the interstitial spaces and सीरस कैविटी। सीरस कैविटीज जो है जिसमें पैराकोलिक गटर्स हैं इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द जो है एब्डोमेन में, ठीक है, दीज आर कॉन्स्टिट्यूटिंग सीरस कैविटीज। इसके अलावा एबनॉर्मल जो कलेक्शन है विद इन द सेल, ठीक है, वो इंट्रासेलुलर एडीमा, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था हाइड्रॉप्स बनता है, सेल स्वेल कर जाता है, हाइड्रोपिक डीजनरेशन लिवर में, और बाद दफ़ा अपॉप्टोसिस के भी अर्ली साइंस में ये आपको नजर आता है। सेल स्वेलिंग जो है ना दैट इज एन इनिशियल जो है इंजरी रिलेटेड जो है एक्यूट इंजरी रिलेटेड जो है वो आपको चेंजेस नजर आती हैं। इसके अलावा बॉडी कैविटीज जिससे मैंने बात की है, प्लूरल कैविटी है, इसके अलावा पेरिटोनियल कैविटी है, पेरिकार्डियल जो हार्ट से रिलेटेड कैविटी, यहाँ भी फ्लूइड इकट्ठा होता है, दैट इज योर बॉडी कैविटी।
इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जब फ्लूइड इकट्ठा होता है तो वो स्वेलिंग आपको नज़र भी आती है। आमतौर पे जो बॉडी कैविटीज़ में फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है वो कैविटीज़ फ्लूइड को अकोमोडेट कर लेती हैं, तो वो आपको विजिबल नहीं है। लेकिन जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में है वो स्वेलिंग आपको नज़र आती है। वो बेसिकली स्वेलिंग जो है वो एडीमा है, वो फ्लूइड कलेक्शन है। वो एडीमा जो है वो पिटिंग भी हो सकता है, नॉन पिटिंग भी हो सकता है। पिटिंग का मतलब ये है कि डिप्रेशन होता है, अगर आप उस जगह को दबाते हैं तो वहाँ एक डिप्रेशन प्रोड्यूस होता है। अगर वो डिप्रेशन जो है वो विद इन सेकेंड्स जो है वो वापस अपनी नॉर्मल जो सरफेस अटेन कर लेता है, दैट इज़ नॉन पिटिंग एनीमा। अगर आप उसे प्रेस करते हैं और वो जो है डिप्रेशन उसी तरह रहता है, दैट इज़ योर पिटिंग एनीमा। जब इस तरह होता है तो इट मीन्स कि जो प्रेस करने से जो डिप्रेशन कंटिन्यूस है, देर इज़ मोर फ्लूइड कंटेंट इन दैट फ्लूइड। नॉर्मल फुट माइल्ड एडीमा है, और इसके साथ आपको सीवियर एडीमा है। ये आपको विजिबल नज़र आ जाता है लॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर्स में। अगर आप मूवमेंट ना करें, डीवीटी हो जाए या वीनस रिटर्न जो है वो हार्ट को रुक जाए, उस वजह से ये एडीमा हो जाता है। दे आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, इसकी वजह से एडीमा जो है वो हो जाता है। पिटिंग एडीमा आमतौर पे इस तरह होता है कि जब आप प्रेस करते हैं तो डिप्रेशन है दैट स्टेज फॉर सम टाइम। एडीमा में उसकी जो किस्में हैं उसमें दो किस्में, एक लोकलाइज हो सकता है, जनरलाइज हो सकता है। जनरलाइज जो एडीमा उसको एनएसआर का भी कहा जाता है। लोकलाइज जो एडीमा है उसकी जो रीजंस है उसमें ये हो सकता है कि या तो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इसमें बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स भी हैं जो कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। फ्लेरेसिस जो है इट्स वन ऑफ द कॉज, जिसकी वजह से जो है ना लेग्स बहुत बड़ी हो जाती हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी एडीमा जो है दैट इज़ लोकलाइज, के जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन हो वहाँ पे, क्योंकि एडीमा जो है ये स्वेलिंग दैट इज़ वन ऑफ द कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, जिससे आप लोगों ने पढ़ा है। इसके अलावा पल्मोनी एडीमा है और इवन सेरेब्रल एडीमा, ये लोकलाइज्ड होता है, ये ऑल ओवर द बॉडी नहीं स्प्रेड करता। समटाइम्स रीनल फेलियर की वजह से, हार्ट फेलियर की वजह से, या मेरास्मस जो है क्रैशियो को, जो न्यूट्रिशनल एडीमा है, वो सारा वो जनरलाइज है ना सार का, आपको पूरी बॉडी जो है ना वो स्वेल नज़र आती है। हाथ पैर भी होंगे ऑब्वियसली, फुट और लेग जो है वो पहले एडिमेटस होती हैं, फिर हैंड्स भी है, बाज़ दफ़ा पफिनेस ऑफ फेस भी जो है ना वो आपको नज़र आती है। कार्डिक और रीनल डिजीज में आपको ट्रांसुडेटिव मिलता है, जिसमें प्रोटीन कंटेंट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, और इन्फ्लेमेटरी जो एडीमा है डेट इज़ ऑलमोस्ट जो है ऑक्सीडेटिव है। अब एक्सुडेटिव और ट्रांसुडेटिव का थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो इसका पीएच कंटेंट की वजह से, एलडीएच जो है वो एक्सुडेट में ज़्यादा होता है। इसके अलावा एलडीएच की जो, और एलडीएच एफियन और सीरम के एलडीएच की रेशियो है दैट इज़ ग्रेटर देन 0.6 इन एक्सुडेट। ग्लूकोज कंटेंट इसमें कम होता है, ट्रांसुडेट में जो है वो उतना ही होता है जितना प्लाज्मा में। स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है। क्यों से ग्रेविटी ज़्यादा होती है? क्योंकि एक्सुडेट में प्रोटीन जो है, फ्लूइड जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है। इन्फ्लेमेटरी के अंदर आपको इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी आपको ज़्यादा नजर आएंगे, और इस पुरुलेंट एक्सुडेट होता है, बाज़ दफ़ा यह है पस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं क्योंकि इन्फ्लेमेटरी होता है एक्सुडेट। अब पैथोजेनेसिस जानना इसलिए ज़रूरी है कि एडीमा हो क्यों रहा है, भाई स्वेलिंग हो क्यों रही है, लिवर फेलियर है, हार्ट फेलियर है, ठीक है, या ओवर हाइड्रेट कर रहे हैं, तो एडीमा व्यक्ति हो क्यों रहा है। इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम्स हैं वो इनकाउंटर कर रहे हैं। एक तो डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर, प्रोटीन का जो प्रेशर है, प्लाज्मा प्रोटीन्स कम हो जाए, कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाए हाइपरटेंशन की वजह से या ओवरलोड की वजह से, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की हमने बात की थी उस वजह से, या इंक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर हो जाए इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, और टिश्यू टेंशन डिक्रीज हो जाए। ये टिश्यू फैक्टर्स जो है देर माइनर रोल प्ले करते हैं, बट स्टिल दे प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन पैथोजेनेसिस और एडीमा। कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है, वेजोडाइलेशन ज़्यादा हो जाए, तो उस इंक्रीज वेजोडाइलेशन की वजह से आपको एडीमा हो सकता है। सोडियम वाटर रिटेंशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, उसकी वजह से भी एडीमा होता है। वो वाटर सोडियम इनटेक ज़्यादा हो या रिटेंशन ज़्यादा हो वाटर की, क्योंकि सोडियम वाटर सोडियम को फॉलो करता है, तो उसमें सेलुलर एडीमा और जो है इंटरस्टिशियल एडीमा होने के दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट चांसेस।
पैथोजेनेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो दैट इज डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। और ऑनकोटिक प्रेशर प्लाज्मा कौन बना रहा है? वो प्रोटीन्स जो कि फ्लूइड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर मौजूद है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन है दैट इज एल्ब्यूमिन। तो हम एल्ब्यूमिन को कंसिडर करते हैं। अगर एल्ब्यूमिन की मिकदार जो है वो डाउन होती तो उसके साथ एडीमा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। 5 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा टोटल अगर प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है कम हो जाए तो दैट इज़ जो है ना हाइपर एल्ब्यूमिनीमिया भी कहा जाता है, क्योंकि एल्ब्यूमिन मेन उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है। ज़्यादातर एनएसआर का हो जाता है, होल बॉडी हो जाता है। और अगर 2.5 से एल्ब्यूमिन कम हो जाए तो दैट रिजल्ट्स इन सीवियर एडीमा, जिसको आपको रिप्लेस करना पड़ता है एल्ब्यूमिन को, ताकि एल्ब्यूमिन जो है अगर रिप्लेस करेंगे तो उसके साथ जो है एडीमा रिवर्स हो जाता है। ये एडीमा जो है वो देखा जाता है अगर रीनल डिजीज़ हो, उसमें नेफ्रोटिक और नेफ्रेटिक सिंड्रोम है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा साइटिस है जो कि लिवर डिजीज़ की वजह से हो जाती है, जिसमें लिवर ख़राब हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है। या दूसरा है कि प्रोटीन लूजिंग इंटेरोपैथी, जीआईटी से, सीलिक डिजीज़ की वजह से, ट्रॉपिकल स्प्रू की वजह से, या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है उसकी वजह से प्रोटीन लॉस हो रहा है। ये सीलिक डिजीज़ है, स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट सीलिक डिजीज़। उसकी वजह से जो प्रोटीन लूज होती है उसकी वजह से भी एडीमा हो जाता है। और जब एडीमा होगा तो प्रोटीन लूज होंगी तो ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, वो जो डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा। यहाँ देखें आपके लेफ्ट साइड पे आपके नॉर्मल टिश्यू प्रेशर्स हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर है। यहाँ प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो, या ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज किया है। प्लाज्मा इधर जो प्रोटीन कंटेंट्स है वो कम है, जिसकी वजह से जो फ्लूइड की मूवमेंट है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में ज़्यादा होगी उसकी वजह से। लेकिन उस मूवमेंट के साथ साथ उतनी ही ज़्यादा आपकी लिम्फेटिक एक्सचेंज भी होगा, लिम्फेटिक्स में वापस जाएगा। लेकिन आपकी ओवरऑल टिश्यू टेंशन और जो ऑनकोटिक प्रेशर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का है वो तकरीबन ऑलमोस्ट नॉर्मल रहता है, क्योंकि यहाँ प्रोटीन्स जो है इतनी ज़्यादा डिफ्यूज़ होकर वापस नहीं आ रही होती। इसके अलावा दूसरा था कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को आप इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो जाता है जिसमें सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन है, रीनल फेलियर है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज कर रही है। तो उसमें क्या हो रहा है कि उसकी वजह से जो एडीमा होता है, जो स्वेलिंग होती है, दैट इज बेसिकली ट्रांसुडेटिव इन नेचर, जो पहले हमने बात की थी। और उसमें जो कॉजेज हैं वो कार्डिक डिजीज की वजह से कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर है, कंस्ट्रिक्टिव पैराकार्डाइटिस है, सिरोसिस ऑफ लिवर है। इसके अलावा पैसिव कंजेशन हो रही है थ्रोम्बोसिस की वजह से, वेन्स में पेरिकोज वेन्स हो रही हैं, या प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेशर यूट्रस एक्सर्ट करता है उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, और ट्यूमर्स मेक्स अप अ मेजर बल्क। पोस्चर हाइपरटेंशन है, ट्रांजिएंट एडीमा, अगर आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं या मूव नहीं करते तो उसकी वजह से, या इवन के बैठे रहते हैं हाई प्रेशर चैम्बर्स वगैरह में या एनवायरनमेंट में, तो उसकी वजह से आपको आपकी जो लेग्स हैं वो स्वेल कर जाती है। इसमें आप ये देखें कि इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो बढ़ गया है, ऑनकोटिक प्रेशर ठीक है। और जो वेनस एंड है उस पर आप देखें कि वेनस एंड पे भी जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नॉर्मल है। तो आर्टीरियल एंड का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो टिश्यू टेंशन और ऑनकोटिक प्रेशर को जो है वो नॉर्मल रखेगा, लेकिन फ्लूइड ज़्यादा आ जाएगा। फ्लूइड जितना ज़्यादा आएगा, कोशिश तो यही होगी कि वेनस एंड पर उतना फ्लूइड जो है वो वापस चला जाए। लेकिन एक्सेसिव फ्लूइड जो है वो कैपिलरीज जो है अब्जॉर्ब करने की कोशिश करती हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लेकिन वो भी कंजेस्टेड हो जाती हैं, तो फ्लूइड जो है वो स्टे करता है इंटरस्टिशियम के अंदर, इस वजह से भी एडीमा हो जाता है। तीसरा लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। लिम्फेटिक्स जो है जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड लेके वापस जा रही हैं, ठीक है, और बाद में वो बात शामिल कर देती हैं थोरेसिक डक्ट के थ्रू, उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो दैट इज कॉल्ड लिम्फोडीमा। उसके कॉजेज में ही कि आप एक्सिलरी लिम्फ नोड्स अगर रिमूव कर देते हैं, वो मेस्टेक्टमी करने कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट के लिए, वो अगर प्रेशर जो है अगर आउटसाइड से अगर कंप्रेशन इफेक्ट आ रहा है उसकी वजह से। इसके अलावा जो है इन्फ्लेमेशन जो है अगर लिम्फेटिक्स की हो जाए, अक्लूजन हो लिम्फेटिक्स की विद मेलिग्नेंट सेल्स, या मेलरीज डिजीज है हेरिडिटरी लिम्फोडीमा, जिसकी वजह से आपको लिम्फेटिक चैनल्स की ब्लॉकेज मिलती है, उसकी वजह से भी एडीमा हो जाता है। उसमें हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है
और ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो रोल नहीं प्ले कर रहे, वो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से ऑनकोटिक जो इंटरस्टिशियल ऑनकोटिक प्रेशर है, टिश्यू टेंशन है, वो भी इंक्रीज कर जाती है, जिसमें आप ये देख लें लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है, उसकी वजह से भी जो है वो लिम्फोडीमा हो रहा है, जिसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर जो इनसाइड है वो सेम रहते हैं, क्योंकि टिश्यू टेंशन जो है और ऑनकोटिक प्रेशर ये मिनिमल इनका इम्पैक्ट होता है, सिर्फ फ्लूइड ज़्यादा आ रहा है या प्रोटीन ज़्यादा आ रही है उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन यहाँ लिम्फेटिक ब्लॉकेज की वजह से फ्लूइड ज़्यादा देर स्टे कर रहा है, जिसकी वजह से एडीमा हो रहा है। टिश्यू फैक्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उसमें जो है ऑनकोटिक प्रेशर जो इंटरस्टिशियल स्पेस का और टिश्यू टेंशन नॉर्मली इनसिग्निफिकेंट होती है, लेकिन कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें ये थोड़ा सा एडीमा कॉज करती हैं, वो या तो एलिवेशन हो जाती है इनकॉटिक प्रेशर की, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, जिसमें वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है उस वजह से, या सर्टन प्लेसेस पे जहाँ लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, आईलेट्स और एक्सटर्नल जेनिटलियस, उसमें अगर थोड़ी देर के लिए फ्लूइड जो है एक्सचेंज इस डिले हो जाए या टेम्परेरी तौर पे कंप्रेशन वगैरह हो, तो उसकी वजह से आपको यहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना जल्दी एडीमा जो है ना नज़र आता है। ये वही है, टिश्यू टेंशन अगर डिक्रीज कर जाए और ऑनकोटिक प्रेशर यहाँ टिश्यू का इंक्रीज कर जाए, ये मिनिमल कंडीशंस होती हैं जिसमें ये होता है, जिसकी वजह से एडीमा हो जाता है टिश्यू फैक्टर्स की वजह से। इसके अलावा कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाए, परमेबिलिटी बढ़ने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइजन है वो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन का कम हो जाना है, कुछ विनोम्स, हिस्टामीन सिक्रीशंस है, कुछ ड्रग्स हैं, केमिकल्स हैं जो कैपिलरी परमेबिलिटी को बढ़ाते हैं। जब कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ती है तो प्लाज्मा प्रोटीन्स का जो है ना वो ज़्यादा निकल जाती हैं, क्योंकि गैप्स बढ़ जाते हैं एंडोथेलियल सेल से, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ज़्यादा चली जाती हैं, और प्लाज्मा प्रोटीन जाएंगी तो अपने साथ फ्लूइड भी लीक करवाएंगी, जिसकी वजह से जो है वहाँ स्वेलिंग हो जाएगी, और जिसको एडीमा कहते हैं, जनरलाइज एडीमा, जिसमें सर्टन एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस हैं, एनॉक्सिया है, कुछ केमिकल पॉइजनिंग्स हैं, जिसकी वजह से हो जाता है। लोकलाइज है जिसमें इन्फ्लेमेटरी एडीमा है, सर्टन इन्फेक्शंस में एलर्जिक रिएक्शन है। एक एंजियोन्यूरोटिक एडीमा है, which is an acute attack of localized edema which occurs on skin and face and trunk, ठीक है, लिप्स, लेरिंक्स और लंग्स में होता है, फेरिंग्स में, और ये एलर्जिक इन रिएक्शन है। इसमें भी टिश्यू टेंशन और ऑनकोटिक प्रेशर जो नॉर्मल रहेगा, सिर्फ स्पेसिस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ क्या होता है कि प्रोटीन्स जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो साथ यहाँ ज़्यादा स्टे करता है। पल्मोनरी एडीमा भी दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स जिसमें जो है एल्वुलर एपिथेलियम या एल्वुलाई के अंदर जो है वो फ्लूइड ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, और उसका प्रेशर, उसकी जो रीजंस हैं वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से होती है, जिसकी वजह से गैप बढ़ जाता है, और गैप बढ़ने की वजह से जब फ्लूइड ज़्यादा आता है तो उतना ही ज़्यादा ये जो बैरियर है, ये जो एल्वुलाई एपिथेलियम, एंडोथीलियम, उनके दरमियान जो इंटरस्टिशियल जो स्पेस है, दैट कॉन्स्टिट्यूट ए फ्लूइड एक्सचेंज मैकेनिज्म्स, और ये जो फ्लूइड एक्सचेंज मैकेनिज्म है इसकी वजह से जो एडिमेटस फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियम से एल्वुलाई के अंदर चला जाता है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली ये कोविड-19 की जो डिजीज़ है उसमें भी एल्वुलाई फिल अप विद फ्लूइड, और ये इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट होता है, क्योंकि इसमें आपको न्यूट्रोफिल्स भी, मैक्रोफेजेस भी आपको नजर आएंगे, जिसकी वजह से एल्वुलर एपिथेलियम जो है, ये जो गैस एक्सचेंज जो सेगमेंट है वो ख़राब हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो है डिस्निया हो जाता है। और इसी तरह ये आप इसमें पिक्चर में देखें तो आपको ये जो पिंकिश फ्लूइड नज़र आ रहा है, दिस इज़ एडिमेटस फ्लूइड, आपका कंजेशन है, और इसमें आपको इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी ज़्यादा नज़र आएंगे। ये इसी तरह उसकी और क्लोजअप है जिसमें आपको पिंकिश जो फ्लूइड है दैट इज टोटली इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो सोडियम और वाटर रिटेंशन। सोडियम को नेट्रियम कहा जाता है लैटिन में, और 80% ऑफ सोडियम जो है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंट्रिंसिक रीनल मैकेनिज्म या एक्स्ट्रा रीनल मैकेनिज्म वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो एब्जॉर्ब होता है, तो जो है ना
एब्जॉर्प्शन के साथ साथ जो है ना वाटर को भी रिटेन रखा जाता है थोड़ा सा। वाटर रिटेंशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है, जो उसका रोल जो है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये तो है जो कि प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि वाटर सोडियम जो है वो ऑब्वियसली आपके सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट जो इंटरसेलुलर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नर्व कंडक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। कार्डिक जो है मोटिलिटी है, ठीक है, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इंटेंसिव मैकेनिज्म समटाइम्स ये होता है कि आपका सडन ब्लड वॉल्यूम लॉस होता है। इसको आप जब सेंस करते हैं जो हाइपोवोलेमिया को, आर्टीरियल बैरोरिसेप्टर्स जो कि कैरोटिड साइनस और रेयोटिक आर्च में मौजूद होते हैं, वो सिंपैथेटिक आउटफ्लो के सिग्नल्स जो भेजते हैं जिसकी वजह से ब्रेन में, और ब्रेन से जो सिग्नल्स हैं वो किडनीज की तरफ जाते हैं कि वाटर को रिटेन करना है, बिकॉज देर इज ऑलरेडी हाइपोवोलीमिया। उस वाटर रिटेंशन के लिए सोडियम की एब्जॉर्प्शन को जो है ना वो और ज़्यादा किया जाता है, ब्लड फ्लो कम किया जाता है किडनी की साइड पे, जिसकी वजह से जो है ना वाटर की जो है ना एक्सक्रीशन भी कम हो जाती है, सोडियम की रिटेंशन होगी, उसके साथ जो है कॉन्स्टिट्यूएंटली आपका जो है वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। अच्छा, एक्सटर्नल जो मैकेनिज्म है उसमें एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन जो है वो सिक्रीट होता है बाय जुक्सटाग्लैंडुलर एपरेटस in response to low concentration of sodium in the tubules। अब इसका मेन एक्शन क्या है रेनिन का? ये एंजियोटेंसिनोजन को जो है ना वो प्लाज्मा में उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 जो है ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम चेंज इनटू एंजियोटेंसिन 2, जो कि लंग्स और किडनीज में फॉर्मूला होता है। एंजियोटेंसिन 2 जो है ये एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन को एनहांस करता है फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड्स, और फिर एल्डोस्टेरॉन जो है वो फर्दर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन का आता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखा जाता है। सेकेंडली एंटी डायरेटिक हार्मोन है जो कि लो कंसंट्रेशन और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या वाटर कंसंट्रेशन के अगेंस्ट स्क्रीट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में तो ये सिर्फ सेव हो रहा है। तो जो ये वेजोप्रेसिन है एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ये कलेक्टिंग डक्ट्स पे एक्ट करता है और वहाँ से वाटर को रिटेन करने की कोशिश करता है, ताकि हाइपोवोलीमिया में या लो प्रेशर जो है कैपिलरी प्रेशर, उसकी वजह से जो है आपके ब्लड प्रेशर को रिटेन रखा जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। ये एक इसी तरह दिखाया गया कि इंट्रिंसिक रीनल मैकेनिज्म्स हैं और यू हैव एक्सट्रिंसिक रीनल मैकेनिज्म्स एंड ईडीएच जो अभी हमने बात की है। हाइपोवोलीमिया जब वाटर जो है या फ्लूइड जो है वो कम होता है बॉडी में, तो अगर इंटेंसिव मैकेनिज्म में बैरोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। बैरोरिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? कैरोटिड साइनस में और टिकार्च में। वो वेजोमोटर सेंटर को एक्टिवेट करते हैं ब्रेन में, जो कि सिंपैथेटिक डिस्चार्जेस को एक्टिवेट करता है। सिंपैथेटिक आउटफ्लो जब इंक्रीज होता है तो किडनी के वो जो है सिंपैथेटिक सिस्टम वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, जिसकी वजह से ग्लैमुलर फिल्ट्रेशन कम हो जाती है और सोडियम की एक्सक्रीशन कम हो जाती है। सोडियम की एक्सक्रीशन कम होगी तो वाटर भी रिटेन करेगा। सेकेंडली एक्स्ट्रा रीनल सिस्टम है, जिसमें किडनी में जब इस्कीमिया होता है, ठीक है, यहाँ जब सिंपैथेटिक आउटफ्लो की वजह से तो सोडियम की सिक्रीशन जो है रीनल ट्यूब्यूल्स में कम हो जाती है। यहाँ जो रेनिन है एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 के अंदर प्लाज्मा में। एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स के इन्फ्लुएंस में किडनीज और लंग्स में एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। ये एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स में, और वो और सोडियम और वाटर को रिटेन करते हैं। ये डिपेंड करता है मैकेनिज्म्स का, ये मैकेनिज्म कितना सीवियर हाइपोवोलीमिया, कितना सीवियर जो है ब्लड लॉस या वाटर लॉस। एक अदर दूसरा तीसरा मैकेनिज्म एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या है कि एंटी डायरेटिक हार्मोन ज़्यादा स्वीट होता है और वो कलेक्टिंग डक्ट्स पैक करके वाटर को रिटेन करता है। अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर, इनका मेन जो काम है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना है, लेकिन इन सर्टन कंडीशंस इनकी ओवर जो वर्किंग है, ओवर एफिशिएंसी है, दैट कैन लीड टू एडीमा। अच्छा, इसमें कार्डिक एनीमा भी हम देख लेते हैं। अब कार्डिक एनीमा किस वजह से हो रहा है? उसमें ऑब्वियसली हार्ट के फेलियर की वजह से वो हार्ट अटैक हुआ हो, या वॉल्वुलर कोई डिफेक्ट्स आए हों, जिसकी वजह से हार्ट का जो है पंपिंग एक्शन जो है ना वो डिक्रीज कर जाता है।
पंपिंग एक्शन डिक्रीज करता है तो कार्डिक आउटपुट कम होती है, और फिर वही हाइपोवोलेमिया या तो एक्स्ट्रा रीनल मैकेनिज्म्स, इंट्रारीनल या एडीएच के थ्रू वाटर को रिटेन करेगा। अब इसमें दो और थ्योरीज आ जाती हैं। एक फॉरवर्ड प्रेशर है कि जब क्रॉनिक हाइपोक्सिया होगा, साथ साथ में जब ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो एडीमा और ज़्यादा सीवियर होता चला जाता है। जितना एडीमा सीवियर होगा उसके साथ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो और बढ़ेगा, और वो इंक्रीज वेनस रिटर्न लेके आता है, इंक्रीज वेनस प्रेशर को बढ़ाता है, और इसके साथ ये एक विशियस साइकिल जो चलना शुरू हो जाता है until unless हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे थ्रू द यूज ऑफ डिफरेंट मेडिसिन। अब किडनी इंजरी की वजह से एडीमा हो जाता है, वो नेफ्रोटिक और नेफ्रेटिक दोनों सिंड्रोम्स हो सकते हैं। अच्छा, इनमें डिफरेंस ये है कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का जो एडीमा है इसमें प्रोटीन लॉस बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन यूरिया बहुत ज़्यादा होगा, और प्रोटीन कंटेंट जो है प्रोटीन यूरिया के अंदर ज़्यादा होंगे लेकिन प्लाज्मा में कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑनकोटिक प्रेशर कम होता है, सोडियम वाटर रिटेन किया जाता है। ये जनरलाइज एडीमा है, स्कैपुलोनेस टिश्यू में होता है, ये आपको पिटिंग एडीमा नजर आएगा। इसी तरह आपको नेफ्रेटिक सिंड्रोम में जो है ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, इसमें जो है एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इसमें प्रोटीन यूरिया कम होता है, प्रोटीन कंटेंट जो है आपके यूरिन के अंदर कम होंगे, लेकिन इसमें भी वाटर और सोडियम को रिटेन किया जाता है। ये लूज टिश्यू में, आईज में, एंकल्स में, जेनिटलियस में आपको ये एडीमेटिक फ्लूइड नजर आएगा, स्वेलिंग नजर आएगी, दैट इज नेफ्रेटिक एडीमा। नेफ्रोटिक एडीमा जो है वो जनरली जनरलाइज्ड होता है। अच्छा, बात हो जाए डिहाइड्रेशन पे। अब डिहाइड्रेशन है बेसिकली इट्स ए स्टेट ऑफ प्योर डिप्रीवेशन ऑफ वाटर लीडिंग टू सोडियम रिटेंशन, और एज ए स्टेट ऑफ हाइपरनेट्रीमिया। डिहाइड्रेशन में जब प्योर वाटर लूज होता है तो हाइपरनेट्रीमिया होता है। हाइपरनेट्रीमिया की वजह से एक तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, कन्फ्यूजन है, फीवर है, ओलिगोयूरिया, ये भी हो सकते हैं डिहाइड्रेशन के दौरान। अब इसका जो है इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, टियोलॉजी क्या हो सकती है, वॉमिटिंग की वजह से, डायरिया, कॉलरा, रीनल एक्सक्रीशन में फ़र्क पड़ जाए, डायरेटिक्स आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एंडोक्राइन डिजीज़ हैं जिसमें डायबिटीज़ इंसिपिडस है, एडिसन्स डिजीज़ है, रीनल फेलियर है एक्यूट, ब्लड लॉस है सीवियर इंजरीज की वजह से ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। इसके अलावा एक्सेसिव पर्सपायरेशन, हाइपरथर्मिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं डिहाइड्रेशन के। इसके अलावा थर्ड स्पेस में जो एक्यूमुलेट होता है किसी वजह से, जो एब्डोमेन में जब मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है जिसकी वजह से इंटेस्टाइन के अंदर वाटर ज़्यादा रिटेंशन होता है। एयर फ्लूइड लेवल्स आपको नज़र आएंगे एक्सरे पे, ठीक है, डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन होगी तो उसमें भी डिहाइड्रेशन है हो जाती है। जब आप ओवर हाइड्रेशन की बात करते हैं, दैट इज इंक्रीज एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम विच इज ड्यू टू प्योर वाटर एक्सेस या वाटर इंटॉक्सिकेशन। पेशेंट जो प्रेजेंट करता है वो डिसऑर्डर सेरेब्रल फंक्शन, जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, कन्फ्यूजन, कन्वल्शंस भी हो सकती हैं और कैन लीड टू कॉमन इवन डेथ। इटोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अनमोनिटर्ड जो इंटरवेस्कुलर इन्फ्यूजन ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे, जिसमें नॉर्मल साइन और रिनल लैक्टेट ओवर दे देते हैं, रीनल रिटेंशन और सोडियम वाटर की वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से हो रही है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सिरोसिस है, कशिंग्स है, या क्रॉनिक रीनल फेलियर जिसमें ओवर हाइड्रेशन हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट्स की डिस्टर्बेंस है, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोक्लीमिया हो सकता है, हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है, हाइपरक्लीमिया हो सकता है। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आप लोगों के लिए सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए मैंने दिए हैं, इसको काइंडली एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, जिसमें ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं सोडियम और पोटाशियम की। पीएच ऑफ ब्लड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और ये पीएच ब्लड की मेंटेन की जाती है बाई एसिड बेस बैलेंस रखने के। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो किडनीज हैं और लंग्स प्ले करते हैं। इसके अलावा जो है जो आपके दूसरे बफर सिस्टम्स हैं, जिसमें प्रोटीन बफर सिस्टम है, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके पीएच को मेंटेन कर रहे होते हैं। दो प्रिंसिपल्स हैं पीएच को मेंटेन करने के लिए, एक तो बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन, दूसरा ये कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है ये डिटरमाइन करता है, ये कार्बोनिक एसिड जो है डिटरमाइन करता है कि पीएच जो है वो किस तरह मेंटेन हो रही है।
एसिडोसिस जो है पीएच बिलो 7.5 और 4 और अल्कलोसिस जो है दैट इज पीएच अबव 7.4। इसमें जो है ऑल्ट्रेशंस जो हैं वो मेटाबॉलिक भी हो सकती हैं, जिसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस है। अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, दैट कैन लीड टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो मेटाबॉलिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ज़्यादातर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से कंपनसेट किया जाता है कि मेटाबॉलिक जो है वो पार्ट जो है वो रिस्पिरेटरी पार्ट से कंप्रोमाइज होता है, इसी तरह रिस्पिरेटरी उसको मेटाबॉलिक जो काउंटर पार्ट्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसमें जो मेटाबॉलिक जो कंपोनेंट हैं मेटाबॉलिज्म की वजह से पीएच है डेट फॉल्स बिलो, एक्सेस हो जाते हैं हाइड्रोजन आयंस के इन ब्लड में। सिचुएशन इसमें लैक्टिक एसिड है, ओवर एक्सरसाइज विगरस एक्सरसाइज है, शॉक है, डायबिटीज़ मेलाइटस में, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, स्टारवेशन में, रीनल फेलियर में, या जब थेरापेटिक अमोनियम क्लोराइड की एसिटोलोजोमाइड की डायमॉक्स नाम से आती है, इसकी आप एडमिनिस्ट्रेशन देंगे तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के चांसेस हैं। इसमें क्या होता है कि आपके ब्लड में हाइड्रोजन आयंस की कंसनट्रेशन जो है ना वो बढ़ जाती है। रेस्पिरेटरी सेंटर को ये स्टिमुलेट करते हैं ताकि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाए, और इसको जो है ना एयर हंगर या कॉस्मोल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है जिसमें पीएच रेज कर जाती है ड्यू टू लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इसमें सीवियर प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अल्कलाइन सॉल्ट्स की, अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट के ओवर ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, हाइपोक्लीमिया जिसमें कशिंग सिंड्रोम है। इसमें होता ही है कि मेटाबॉलिक जब अल्कलोसिस होती है तो मैंने आपको बताया था रेस्पिरेटरी कंपोनेंट इसको बैलेंस कर रहा होता है। जो अल्कलोसिस जिसमें हाइड्रोजन आयंस कम होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए रेस्पिरेशन डिप्रेस हो जाती है। रेस्पिरेशन जब डिप्रेस होती है, कम होती है रेस्पिरेशन, तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन की वजह से कार्बोनिक एसिड बनता है, उसकी वजह से हाइड्रोजन आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। रीनल फंक्शन थोड़ा सा स्लो होता है, यूरीमिया हो सकता है, और जो है ना बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन जो है ना वो यूरिन में बढ़ जाती है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जितने भी हैं जिसमें आप सांस ना प्रॉपर ले सकें, वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फिसीमो या एस्थमा के अटैक्स हो सीवियर। इसके अलावा इंजरी की वजह से, प्लूरल फियन की वजह से, प्रेगनेंसी काइफोस्क्लियोसिस की वजह से अगर थोरेसिक मूवमेंट डिस्टर्ब है, या न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस में कोई प्रॉब्लम है जिसमें पोलियोमाइलाइटिस है, पॉलिनेराइटिस है, गेलिन बार सिंड्रोम है, ये सारे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में होते हैं। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी तो उसके साथ पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन होती है। जो ऐसे पेशेंट जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के साथ हैं वो आपको पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन नज़र आती है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी रेज कर सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की सीवियर रिटेंशन होती है जिसकी वजह से कन्फ्यूजन, ड्राउजीनेस और कोमा हो सकता है। लिहाजा इसको करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है जिसमें आपका जो है ना ओवर ब्रीथिंग जो है वो हिस्टेरिकल हो, वर्किंग इन हाई टेम्परेचर्स, हाई एल्टीट्यूड्स, मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, सैलिसाइलेट इंटॉक्सिकेशन, जिसमें बहुत ज़्यादा आप एक्सेसिव ब्रीथ करते हैं उसमें उतने ही ज़्यादा आप कार्बन डाइऑक्साइड को सील आउट करते हैं, और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में आपके बाइकार्बोनेट बढ़ जाता है और उसमें हाइड्रोजन आयंस कम हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में जो पेशेंट्स होते हैं इनमें पेरिफेरल वेज़ोकंस्ट्रिक्शन नजर आएगी एज कम्पेयर टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जिसमें आपको पेरिफेरल वेज़ोडाइलेशन नजर आती है। इसमें आपको पहला थोड़ा सा एनीमिक पेशेंट नजर आएगा, लाइट हेडनेस और टैपनी हो सकती है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की वजह से।